हाँ भाई, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो ये एक्सिस के लिए क्या आया था 2kp/r3 और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या आया था kp/a² + l² 3/2। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि L क्या थी, इसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और A थी ये, ठीक। और ये जो R है ये क्या है, एक्सिस पर इसके सेंटर से इस P की डिस्टेंस, ये ध्यान रहे, ठीक। इस P की डिस्टेंस क्या थी, R थी, ठीक है भाई। ये दोनों बातें विशेष तौर से ध्यान रहे, ठीक। ज़्यादातर केस में क्या है, ये L की जगह अपन क्या लेते हैं, R, ताकि दोनों की जो वैल्यू है वो लगभग एक जैसी आ जाए। कैसे, अगर मैं L की जगह R लूँगा तो ये kp/r³ हो जाएगा, है ना। ये R नहीं है, ये वाला R नहीं है, ये मैंने L की जगह क्या लिया, R। बहुत बार क्या डेरिवेशन में अपन क्या करते हैं कि L की जगह क्या लेते हैं, R लेते हैं, ठीक। फिर L की वैल्यू को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो L की जगह क्या लिया अपन ने, R लिया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए kp/r³ हो जाएगा। अब थर्ड केस क्या था कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो थीटा एंगल पर के R डिस्टेंस है, ठीक। तो मैंने कर दूंगा हिंट दिया था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इस P के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा P cos थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा P sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और ये। अब इसको अगर इस पॉइंट को मैं इस के रेफरेंस P cos थीटा वाली लाइन के रेफरेंस में देखो तो ये एक्सिस पर है, किस पर है, एक्सिस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस कितना आ जाएगा, इसके लिए 2kp की जगह P cos थीटा अपॉन r³, ठीक। और अगर मैं इस लाइन को देखो ध्यान से तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हो जाएगा 2kp की जगह P sin थीटा अपॉन r³। ये ध्यान से देखना भाई, देखो ये P की डायरेक्शन है इधर, तो इसके कितने कंपोनेंट आए, दो कंपोनेंट आए। कितने कंपोनेंट आए, दो। एक तो P cos थीटा और एक P sin थीटा। भाई ये P cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अगर तुम इसको ऐसे मान लो तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक। और ये एक एंगल ऐसे है, ये वेक्टर ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक। तो ये P cos थीटा हो जाएगा, इसके 90 डिग्री पे P sin थीटा हो जाएगा, है ना, ठीक। ये सिंपल बात है। तो एक्सिस की वजह से कितना है, kp sin थीटा अपन r³ और एक्सिस की वजह से 2kp cos थीटा अपन r³ और परपेंडिकुलर पे कितना है kp sin थीटा अपन r³। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो डेरिवेशन है, ये तो याद करनी है, इसको समझ लो, ठीक है। ये वेक्टर है, P क्या है, एक वेक्टर जो ऐसे चल रहा है, इसके थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है P। तो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो इस P के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, थीटा के साथ cos थीटा आ जाएगा और इसके साथ एक 90 डिग्री पर sin थीटा आ जाएगा। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा cos थीटा का और एक कंपोनेंट आ जाएगा sin थीटा का, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको मान लूँ ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस पर पॉइंट है और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 2kp/r³ आया था। कितना आया था, 2kp/r³। तो यहाँ पे P था और यहाँ अपने पास P की जगह क्या है, P cos थीटा। तो P की जगह अपन ने क्या लिखा, P cos थीटा, और यहाँ P की जगह क्या लिखा, P sin थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक। और cos 90 कितना होता है,
0 होता है, होता है कि नहीं होता? cos 90 कितना होता है? 0। अगर मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, एक्सिस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 0 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 2 ई ए ई परपेंडिकुलर cos थीटा की वैल्यू 90, 90 का मतलब 0। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, होगा। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? इन दोनों की वैल्यू कितनी? देखो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ठीक, एक्सिस की वैल्यू कितनी? अंडर रूट एक्सिस की वैल्यू आई भाई 2 cos थीटा अपॉन आर क्यू की पावर 2। ठीक, परपेंडिकुलर कितना है? प्लस KP साइन थीटा अपॉन आर क्यू की पावर 2। आया कि नहीं आया? इस पूरे में से KP अपॉन आर क्यू स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा? 2 cos थीटा की पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा अंडर। ठीक है, पूरा एक एक सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बनाते चलना तुम, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अपने नोट्स तैयार करके चलो, बोर्ड के टाइम जब रिवीजन करोगे तब काम आएंगे। ये स्क्वायर से हट जाएगा, ये बाहर जाएगा, तो अंदर क्या बचा? 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बचा कि नहीं बचा? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ भाई, ये 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू अपन यहाँ डाल सकते हैं, तो KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 और ये 3 कितना जाएगा? कितना जाएगा? है 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट देखो, ध्यान से समझना कि ये रिजल्ट क्यों काम का है। अब ये पॉइंट यहाँ था, ठीक है, अब मान लीजिए इस पॉइंट को मैं खींच के यहाँ लिया, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। ये थीटा ये थीटा, अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ लिया तो यह थीटा कितना हो जाएगा? इस लाइन पर जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है भाई? 1 होता है। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं यहाँ cos 0 1 रखूँ तो ये 3 + 1 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 KP बाई आर क्यूब एक्सिस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? है, अगर इसी पॉइंट को मैं उठा के यहाँ लिया 90 डिग्री पे, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा 0 है तो अंडर रूट 1 मतलब 1, तो KP बाई आर क्यूब। तो वो जो 2 डेरिवेशन कर रहे थे, वो बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसकी हेल्प से आप डाइपोल के किसी भी कोने पे, किसी भी जगह पे क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देखो इसको, याद रहेगा भाई, याद रहना ही चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, बोर्ड के लिए नोट्स बनाते चलो। RBSE बोर्ड वाले विशेष तौर से ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन जब आएगा तो वो ऐसे ही आएगा। एक बार चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद अपन पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और प्रीवियस ईयर के जितने भी इस चैप्टर के बेसिस पे RBSE और CBSE में क्वेश्चन आए थे,
उनका एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हेडिंग लगाओ एरिया वेक्टर। क्या हेडिंग लगाओ? एरिया वेक्टर। ठीक, देखो एरिया वेक्टर में एक बात तुमको ध्यान रखनी है, ये वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always perpendicular and outward the surface होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आंख बीच की ये बात ध्यान रखना, कुछ सोचना नहीं है। अगर एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पे निकालना है तो वो हमेशा सरफेस के कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा? बाहर की तरफ, और सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। सरफेस से कैसा होगा? परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है ऐसी, ठीक, ऐसे, जैसे ये ऐसे, जैसे ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। कहाँ होगा? बाहर की तरफ, ठीक। तो ये हो गया इससे बाहर की तरफ, ठीक। इसको ए कैप भी लिख सकते हो, एस कैप भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एन कैप भी लिख सकते हो, जो मर्जी पड़े वो लिख लेना, ठीक। पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं एक स्फीयर बनाऊँ तो इसमें एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? ऐसे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री। अगर यहाँ देखोगे तो ये ऐसा आएगा 90 डिग्री पे, यहाँ से देखोगे तो ये 90 डिग्री पे, यहाँ ऐसे देखोगे तो ये 90 डिग्री पे, यहाँ ऐसे देखोगे तो ये 90 डिग्री पे, ये 90। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड दी सरफेस रहेगा। मान लो कि मैं सिलेंडर बना दूँ, क्या बना दूँ भाई? सिलेंडर बना दूँ। सिलेंडर पे कितनी सरफेस? 3, S1, S2, और ये कर्व सरफेस है S3। भाई सिलेंडर की जैसे ये सिलेंडर है, ठीक, ये जो सरफेस है ये कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा इसका एरिया वेक्टर, ठीक। इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ये 90 डिग्री, इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, ये 90 डिग्री पे, इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, ये 90 डिग्री पे। बात समझ में आ रही? तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि मैं तुमको बोलूँ कि ये कोई क्यूब है, क्या है भाई? क्यूब है। इस क्यूब में एरिया वेक्टर कहाँ होगा? तो क्यूब की कितनी सरफेस है टोटल? है भाई 6। एक तो ऊपर, एक साइड में, एक इस साइड में, एक नीचे, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मान लो कि ये बुक है, ठीक। इस बुक में एक सरफेस ये ऊपर, एक सरफेस ये नीचे, एक ये साइड वाली इधर, एक ये साइड वाली उधर, एक इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, ठीक है। तो क्यूब में कितनी? 6 सरफेस। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। कैसा होगा भाई? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। उतार दो इसको। लिख लिया भाई? ठीक। अब हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? देखो एकदम सिंपल और आसान भाषा में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको पहले तो लिखते हैं फाई से। कैसे लिखता भाई? फाई से। ये होता क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू any enclosed surface, any enclosed surface, number of field lines, number of field lines, किसी भी enclosed surface से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक। जैसे मान लो कि ये कोई
सरफेस है, ठीक। इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास होगी, 1 2 3 4 5। तो ये जो फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसको फ्लक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि तो इसको लिखते कैसे, फाई इक्वल टू आएगा ई डॉट एस। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अभी पता करते हैं। फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई डॉट एस। तो फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई एस कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसी क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है भाई? क्यों भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों है? वेक्टर क्यों नहीं है भाई? डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर का है, तो फिर फ्लक्स स्केलर कैसे हुआ? ठीक है, तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखना कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है। कैसा होता है? स्केलर। और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर होता है। तो किसी भी क्वांटिटी में ये पता करना होगा भी स्केलर है या वेक्टर, तो तुम क्या देखो कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है या क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, उससे अपन को पता लग जाएगा कि भाई स्केलर है या वेक्टर। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कोई समस्या नहीं। जैसे मान लो कि ये कोई छोटा सा वेक्टर एरिया है, डी ए, एक छोटा सा सरफेस एरिया है डी ए। कितना सा? बिल्कुल छोटा सा सरफेस एरिया। यहाँ से मान लो इसका एरिया वेक्टर का आएगा ऊपर, डी ए कैप आएगा कि नहीं आएगा? रहाना, ठीक। और मान लो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है जो कि थीटा एंगल पर है, जो कि किस एंगल पर है भाई? थीटा एंगल पर, ठीक। तो डी ए का कौन सा कंपोनेंट आएगा? डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, ठीक। तो फ्लक्स क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा, जो कि छोटा से एरिया से पास है। किससे पास है? छोटे से एरिया से। तो डी फाई कितना आएगा? ई डॉट डी ए। अगर मैं टोटल फ्लक्स पूछूं, टोटल फ्लक्स, तो कितना आएगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ज़्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं है, एकदम सिंपल। फिर से ही वही बात है, थीटा है, दो कंपोनेंट निकलेंगे। जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अगर मैं मैथमेटिकली बोलना चाहूँ इसको, कैसे बोलना चाहूँ मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक। लिखो इसको। ठीक। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, एनक्लोज सरफेस। क्या यूज हुआ है? एनक्लोज। तो एनक्लोज सरफेस को अगर कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन किसका होगा? क्लोज सरफेस का होगा। तो ये जो सर्कल है इंटीग्रेशन के अंदर, ये किसको बताता है? क्लोज्ड सरफेस को बताता है। किसको बताएगा भाई? क्लोज सरफेस को बताएगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं भाई। छोटे से हिस्से से कितना फ्लक्स पास हुआ? ई डी ए कॉस थीटा,
तो कुल फ्लक्स कितना पास हुआ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन किसका होगा, क्लोज सरफेस का होगा। किसका होगा भाई, क्लोज सरफेस का होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई समस्या नहीं। तो तुम क्या करो, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे इसकी यूनिट पूछूं, फ्लक्स की यूनिट, तो यूनिट क्या आएगी बताना जरा, सोच के इसकी यूनिट बताना मेरे को, सोच के मेरे को इसकी यूनिट बताओ। है भी, इसकी यूनिट मेरे को कमेंट करना और डायमेंशन लिखना, यूनिट और डायमेंशन दोनों कमेंट में लिखना। ठीक है, दोनों किस में लिखोगे, कमेंट। ठीक, ये बात समझ में आई। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस होता है। एस क्या है, एरिया वेक्टर, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कौन सा सरफेस होगा, क्लोज सरफेस होगा। कौन सा सरफेस होगा भाई, क्लोज सरफेस होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, है ना। किसी तरह की कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात अपन नहीं करेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ठीक, बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सिंपल पढ़ रहे अपन। अभी ज़्यादा अपन नीट NIT ये इसके चक्कर में, अभी अपन सिर्फ थोड़ा सा 12th बेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब एक बात बताओ, ES cos थीटा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना आराम से। मान लो एक सरफेस है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर इधर है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये S है और ये E है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो फाई कितना आएगा, E इंटू एस, कितना आएगा, E इंटू एस। अब मान लो ये सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर, और ऐसे फ्लक्स निकल रहा है, तो इस बार इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स 0 आएगा। अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स कितना आएगा, 0। और अगर सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। थर्ड देखो, अगर मान लो कि एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना आएगा, 180। फ्लक्स किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा भाई, नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये बात समझ में आई। उतारो उसको, फटाफट उतार दो, कोई ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है। न्यूमेरिकल करेंगे अपन एक साथ, सब तरह के न्यूमेरिकल करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो अपन छोड़ेंगे। ठीक, पहले अपन बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे अपन कि न्यूमेरिकल जब करेंगे तो न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर मान लो तुमको लगे कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है या ऐसी चीज़ जो हमारे अभी तक वीडियो में नहीं आई और नोट्स में नहीं लिखी, वो तुम लिखते रहना, उसको तुम अपडेट कर देना। ठीक है, और न्यूमेरिकल करेंगे अपन संडे को, न्यूमेरिकल करेंगे अपन संडे को भाई। जैसे डेली एक वीडियो आता है, ठीक है, 25 से 30 मिनट के बीच का लगभग डेली एक वीडियो आता है। ठीक, तो उसको पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 20-25 मिनट है, तो उसको नोट्स बना लो फटाफट, है ना। तो रोज़ के रोज़ तुम्हारे कॉपी में नोट्स तैयार होते रहेंगे। मान लो जिसके भी लग रहा है भाई हमको नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनते रहेंगे। और संडे को अपन क्या करेंगे, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है,
ठीक ठीक, आगे चले, है भाई, आगे चले। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लो ये एक सिलेंडर है, अब ये तुमको करना है, मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मान लो कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, या इस सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक। तो इस सिलेंडर से फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स कितना होगा इसका, फ्लक्स कितना है, देखो ये जो सरफेस है, इससे एरिया वेक्टर इधर जाएगा, S1 नाम दे देते हैं, इससे इधर जाएगा, इसको S2 नाम दे देते हैं। तो S1 और S2 इक्वल और अपोजिट हो गए, क्या हो गए, इक्वल और अपोजिट। तो अगर मैं φ1 की बात करूं तो ES1 आएगा, और φ2 की बात करें तो माइनस ES2 आएगा, और एक सरफेस एरिया वेक्टर आएगा ऐसे S3, तो ये आ जाएगा φ3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ कितना है 90 डिग्री, बिल्कुल सिंपल। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स पूछूँ φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, आंसर कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा, 0। आई बात समझ, आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। अब मान लो कि ये एक स्फीयर है, ये इसका एरिया वेक्टर, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, तो अब फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है कि इसमें अब हर जगह क्या आएगा, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल अलग अलग आएगा, हर जगह 0 डिग्री तो नहीं आएगा, ठीक। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, बात याद रहेगी, ठीक है। देखो इसको, अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग लगाओ, फोर्स एंड, हेडिंग लगाओ, फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क on electric dipole, फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है भाई, इसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई भी तरह की, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक, ओके।